सो बताओ कितने फोर्सेस हो गए? 5। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, राइवलरी अमंग फर्म्स। ठीक है, अब एक काम करना कि आप जो इस मॉडल को मैं शो करूंगा तो ध्यान से सुनो। इस मॉडल से केसेस आते हैं एग्जाम में। क्या होगा कि वो पांच पॉइंट बनाएंगे और 5 पॉइंट का आंसर पूछेंगे आपको, हर एक पॉइंट पे एक एक नंबर दे देंगे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको हम केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉम 5 फोर्सेस। और 5 फोर्सेस के जो केसेस होते हैं दोज आर क्वाइट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि 5 फोर्सेस की जो इंपॉर्टेंट नोटिंग है वो नोटिंग हम डायग्राम पे ही करेंगे और उसके बाद हम एक एक फोर्स को डिटेल करते हुए चलेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि जिसे ड्रॉ करोगे आप, तो ड्रॉ करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि चारों तरफ थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको, इसमें नोटिंग कर सको। राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स को बीच में रखना है पेज के, और बिल्कुल राइट हैंड साइड में जहां तक जा सको बिल्कुल लास्ट तक जाने के बाद इधर रखना है बायर को, और इस साइड इधर रख लेना है किसे? सप्लायर को। पेज के टॉप पे जाके कर देना थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बोल दो या आप एंट्री बोल दो, एक ही बात है दोनों का मतलब। और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इस तरह से आपके पास 5 फोर्सेस हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है एरो का वो आपको सेंटर की तरफ दिखाना है। इसका मतलब ये टोटल फोर्स का क्युमुलेटिव इफेक्ट आपको राइवलरी में दिखेगा। ठीक है, सारे फोर्सेस का क्युमुलेटिव इफेक्ट कहां दिखेगा? राइवलरी में। पहला है बायर। जब हम बायर की बात करते हैं तो बायर एक्सरसाइज करता है फोर्स इन टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग पावर। तो हम कहते हैं बायर क्या करता है? बार्गेनिंग पावर को एक्सरसाइज करता है। बायर एक्सरसाइजेस बार्गेनिंग पावर जो एक फोर्स है। सप्लायर भी एक्सरसाइज करता है किस पावर को? बार्गेनिंग पावर को। बायर एक्सरसाइजेस बार्गेनिंग पावर एंड सप्लायर एक्सरसाइजेस बार्गेनिंग पावर। Buyer exercises bargaining power and supplier exercises bargaining power. Thread of new entry, thread of substitute product, rivalry among firms. One by one देखेंगे। सबसे पहले we will see the buyers bargaining power. Done? जरा गौर करना सब इधर। अब बोर्ड देखते चलो और मेरी बात सुनते चलिए। बायर जो है, हमने कहा बायर क्या करता है? बार्गेन करता है। और बायर बार्गेन क्यों करता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, बायर अपने बार्गेनिंग पावर को एक्सरसाइज करता है 2 चीजों के लिए। एक तो बायर की कोशिश होती है कि उसका प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए। और बायर की कोशिश ये होती है कि उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए कम पैसे में। सो प्राइस एंड क्वालिटी को लेके बायर क्या करते हैं? बार्गेन करते हैं। और प्राइस एंड क्वालिटी को लेके बायर जितना बार्गेन कर पाएगा सेलर का पोजीशन उतना इंफीरियर होता चला जाएगा। तो सेलर की कोशिश होती है कि बायर बार्गेन ना कर पाए। और ये पूरे इंडस्ट्री का दायित्व है, ये पूरे इंडस्ट्री का बीच वालों का दायित्व है कि बायर के बार्गेनिंग पावर को न्यूट्रलाइज करे। क्योंकि अगर वो नहीं कर पाए तो बार्गेनिंग पावर बढ़ता जाएगा और सेलर अपने पोजीशन में इंफीरियर होते चले जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। तो राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स, ये जो कंपनीज है ये बायर के बार्गेनिंग पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्विचिंग कॉस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? देखो, बायर क्यों बार्गेन कर पाता है? क्योंकि बायर ये कहता है कि अगर सेलर 1 ने मुझे नहीं दिया तो मैं सेलर 2 से लूंगा। तो ऑप्शंस है बायर के पास। बायर्स के पास क्या है? ऑप्शंस हैं, और वो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा तो उसका पावर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने स्विचिंग कॉस्ट बहुत बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई है, तो वही क्वालिटी स्विचिंग कॉस्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा। और बायर आपके प्रोडक्ट को छोड़ के इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आए एक को छोड़ के
दूसरे को परचेज करने में जो कॉस्ट आता है बीच में उसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं, जो किसी भी तरह का कॉस्ट हो सकता है मॉनेटरी टर्म में हो या हो सकता है नॉन मॉनेटरी टर्म में हो। सो बायर के बार्गेनिंग पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां कौन सा कॉस्ट रेज किया जाता है? स्विचिंग कॉस्ट रेज किया जाता है। कोई भी कॉस्ट हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं एक कंपनी है, उस कंपनी के आप मैनेजर हो, आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज होता है। मैंने आपसे कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 80% कम प्राइस में मैं आपको एक ऑफिस दे सकता हूँ। मेरी कंपनी भी ऑफिस बनाती है जिसमें सारे फीचर्स होंगे, स्प्रेडशीट होगा, उसमें वर्ड प्रोसेसर्स होंगे, ईमेल सॉफ्टवेयर होगा, एग्जैक्टली एमएस ऑफिस है वो, ठीक है। और मैं कहता हूँ आप मेरा सॉफ्टवेयर ले लो, आप इतना महंगा माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर क्यों खरीद रहे हैं? तो आप एज अ मैनेजर कहते हैं कि नहीं मैं ये, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्विच करो। आप एज अ मैनेजर कहते हैं नहीं मेरे को दिक्कत है, दिक्कत ये है कि एमएस ऑफिस मुझे अपने स्टाफ को सिखाना नहीं पड़ा, सब कॉलेज से सीख के आए हैं, स्कूल से सीख के आए हैं, लेकिन अगर मैंने आपका सॉफ्टवेयर यूज किया तो आपके सॉफ्टवेयर को तो उन्होंने पहले देखा भी नहीं है, तो मुझे उन्हें क्या देनी होगी? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का क्या आएगा? मेरा कॉस्ट आएगा। तो ट्रेनिंग कॉस्ट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ स्विचिंग कॉस्ट, और आप स्विच करने से क्या कर दोगे? मना कर दोगे। तो बताओ बायर क्या करना चाहेगा? बार्गेन करना चाहेगा। सेलर क्या बढ़ाएगा? स्विचिंग कॉस्ट। क्या बढ़ाएगा? स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट जितना ज्यादा, बार्गेनिंग पावर उतना कम। अब जरा गौर करना, बायर किन कंडीशंस में बार्गेन करता है? बायर किन कंडीशंस में बार्गेन करता है और ज्यादा बार्गेन बायर कब कर सकता है? जरा गौर करना। देखो अगर यहां मान लो 3 सेलर हैं, 4 सेलर हैं, 5 सेलर हैं और सारे के सारे सेलर एक ही तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सेम प्राइस सेम क्वालिटी, बायर बार्गेन करेगा। एक ही तरह का प्रोडक्ट अगर ऑफर कर रहा है तो मान लो 3 कंपनी है, तीनों का प्रोडक्ट सेम है, तो आप कहते हो मैं तो एक्स से ले सकता हूँ, नहीं दिया कोई बात नहीं, वाई से पूछूंगा, नहीं दिया कोई बात नहीं, जेड से पूछूंगा, और जिसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया मैं उससे खरीद लूंगा। मैं बोलूंगा अरे एक्स का प्रोडक्ट, वाई का प्रोडक्ट, जेड का प्रोडक्ट, आप कहते सर तीनों सेम है, तीनों क्या है? सेम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर यहां से ऑफर किया गया प्रोडक्ट कैसा हो? अनडिफरेंशिएटेड हो, मतलब प्रोडक्ट में कोई फर्क ना हो, तो बायर क्या करेगा? बार्गेन करेगा। सो इफ देयर इज अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बायर विल बार्गेन। तो पहला कंडीशन हो गया अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। दिक्कत हो तो पूछते चलना, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आओ, और बायर कब बार्गेन कर सकता है? वॉल्यूम ऑफ परचेज। आप जाते हैं किसी दुकान पे, आप कहते हैं भैया एक पेन चाहिए, कितने का दिया? वो कहते हैं 10 रुपए का। आपने कहा पूरी पैकेट चाहिए, कम कर दे यार कुछ। नाउ यू आर बार्गेनिंग बेस्ड ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा बायर उतना ज्यादा बार्गेन करेगा। बताओ वॉल्यूम ऑफ परचेज, वॉल्यूम ऑफ परचेज, इससे भी बायर क्या करेगा? ज्यादा बार्गेनिंग करेगा, ठीक है। दैट मे बी वन कंडीशन। व्हाट एल्स? देखो मे बायर फॉर्म अ कार्टेल। कार्टेल हम जानते हैं ना, कार्टेल में क्या होता है? दो से ज्यादा कंपनी साथ आती हैं मार्केट कंडीशंस को मैनिपुलेट करने के लिए, टू सूट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या बायर्स कार्टेल बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में। अब जो B2C वाले बायर नहीं बना सकते। अब टूथपेस्ट मान लो बेचता है, हम कहते हैं एक काम करते हैं, बाबा रामदेव को कहते हैं कि हम आपका ट्यूब 10 रुपए का नहीं, मैं मेरे को 8 रुपए में चाहिए। और हमने क्या किया, पूरी दिल्ली की जनता को इकट्ठा कर लिया और सब इकट्ठा होकर बोलते हैं आज से कोई बाबा रामदेव दंत कांति को कोई नहीं खरीदेगा जब तक वो 8 रुपए का ना कर दें। ऐसे कार्टेल थोड़ी बनता है। B2C में पॉसिबल ही नहीं है, B2C में पॉसिबल नहीं है। बिजनेस टू कंज्यूमर में कंज्यूमर इंडिविजुअल होता है, तो उन सबको इकट्ठा करके हम एक एक मन बना लेंगे, नहीं हो सकता। लेकिन B2B में हो सकता है, क्योंकि B2B में सेलर भी क्या है? बिजनेस। बायर भी क्या है? बिजनेस। और दोनों की संख्या लिमिटेड होती है। तो बायर में फॉर्म कार्टेल टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड क्वालिटी, बट इन केस ऑफ व्हाट? B2B। ये एक एक्सेप्शन है जहां बायर भी कार्टेल बनाता है। तो ध्यान रखना, बायर क्या फॉर्म कर सकता है? कार्टेल। बायर कार्टेल फॉर्म कर सकता है, लेकिन किस केस में? B2B के केस में। Buyer may form cartel, but in the case of B2B, business to business, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि जैसे हमने B2B की बात करी, नंबर ऑफ बायर्स। देखो अगर बायर की संख्या बहुत ज्यादा है, सेलर सुनेगा ही नहीं उसकी। आप नोटिस करना, किसी किसी ऐसे शॉप पे जाओगे जिसके यहाँ बहुत कम कस्टमर्स आते हैं, बड़ी इज्जत देगा वो।
और किसी ऐसे शॉप पे जाओ जिसके पास टाइम नहीं है ना, फुर्सत नहीं है, वो आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। द रीजन इज वो आपके साथ बार्गेन करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि अरे कोई बात नहीं, आपने तो कोई और सही। नंबर ऑफ कस्टमर्स आर ह्यूज, तो बार्गेन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स लिमिटेड है तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बायर्स के बार्गेनिंग पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, राइवलरी भी उतना इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। लाइकवाइज इधर आ जाओ, सप्लायर। सप्लायर एक्सरसाइज करता है कौन सा फोर्स? बार्गेनिंग पावर। और आप जानते हैं ना, इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या क्रिएट करना होगा? स्विचिंग कॉस्ट। यहां भी काम करेगा स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट जितना ज्यादा होगा, सप्लायर उतना ही कम बार्गेन कर पाएगा, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर उतनी कम हो जाएगी, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे सप्लायर क्या करता है? बार्गेन करता है। सबसे पहला हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ परचेज। अगर वॉल्यूम ऑफ परचेज हाई है या लो है, इससे सप्लायर के बार्गेनिंग पावर पे फर्क देखा जा सकता है। सेकंड, अब मान लो कि सप्लायर के पास ऐसा रिसोर्स है, ऐसा मटेरियल है, इतनी अच्छी क्वालिटी का जो किसी और के पास ना हो, तो क्या वो बार्गेन करेगा? वो डेफिनेटली बार्गेन करेगा। अगर सारे सप्लायर के पास एक सा मटेरियल है, तब तो वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी सप्लायर के पास अगर सही मटेरियल है तो वो क्या करेगा? बार्गेन करेगा। यानी कि जब इसका जो रिसोर्स है वो कैसा है? डिफरेंशिएटेड है। अब मैं चाहता हूं दोनों पॉइंट पे आप गौर करो। देखो इधर, इधर देखना पहले, आप समझ लो फिर आप आगे आगे बढ़िएगा। देखिए इधर हमने लिखा है डिफरेंशिएटेड रिसोर्स, लिखा है ना? क्या लिखा है? डिफरेंशिएटेड। यानी कि जब बायर सप्लायर का रिसोर्स क्या हो? डिफरेंशिएटेड हो, तो सप्लायर क्या करेगा? बार्गेन करेगा। इधर देखो हमने क्या लिखा है? अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब जब सेलर का प्रोडक्ट क्या हो? अनडिफरेंशिएटेड हो, तो बार्गेनिंग पावर विल बी हाई। इसको याद रखना है ना। जब सप्लायर का मटेरियल क्या हो? डिफरेंशिएटेड हो, तो ज्यादा बार्गेन करेगा। और जब सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, तो कौन बार्गेन करेगा? बायर ज्यादा बार्गेन कर पाएगा। तो डिफरेंशिएटेड रिसोर्स हो सकता है। नंबर 3, अवेलेबिलिटी। मान लो रिसोर्स सिर्फ आपके पास ही अवेलेबल है, किसी और के पास नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडिया का सारा कोल रिसोर्स किसके पास है? कोल इंडिया के पास। तो कोल इंडिया का बार्गेनिंग पावर हमेशा क्या होगा? हाई होगा। किसी और के पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। नंबर 4, नंबर ऑफ सप्लायर। जैसे जैसे सप्लायर की संख्या बढ़ती जाएंगी, उनका बार्गेनिंग पावर कम होता चला जाएगा। अगर कम सप्लायर हैं तो ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे, ज्यादा सप्लायर हैं तो वो फिर ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम न्यू एंट्री की बात करें, तो न्यू एंट्रेंट से क्या क्या थ्रेट आता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। देखिए सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर अगर इंडस्ट्री किधर है? ये राइवलरी जो सेंटर में है, दैट इज द इंडस्ट्री। तो अगर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाया जाए तो कंपटीशन क्या होगा? बढ़ेगा। और यही रीजन है कि हम कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है जो ओवरऑल कंपटीशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ दो एस्पेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। अब जरा देखना कि इंडस्ट्री में फर्म की एंट्री के चांसेस क्या है, न्यू फर्म के एंट्री के चांसेस क्या है। और अगर न्यू फर्म की एंट्री होती है, किसी भी न्यू फर्म की, तो वो किस कैपेसिटी के साथ एंटर करते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई नई फर्म हो जो बहुत जिसका ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो, या कोई नई फर्म हो जिसके पास बहुत सारा फंड हो, या किसी के पास लो कॉस्ट प्रोडक्शन की ताकत है, कुछ भी हो सकता है। तो किस कैपेसिटी के साथ एंटर करता है, दैट विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपटीशन। और यही बात हमें समझनी है यहाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि किसी भी इंडस्ट्री में दो बैरियर्स होते हैं। एक कहा जाता है एंट्री बैरियर और एक कहा जाता है एग्जिट बैरियर। एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर का काम ही क्या है? रुकावट करना। तो ऐसे फैक्टर्स जो इंडस्ट्री में एंटर करना मुश्किल कर दे, उसे हम कहते हैं एंट्री बैरियर।
और ऐसे बैरियर्स जो इंडस्ट्री से बाहर निकलना मुश्किल कर दे, उसे हम कहते हैं एग्जिट बैरियर। मान लो वंस यू गेट क्वालिफाइड, सीए बनने के बाद आपने कहा चलो मैं अपना फॉर्म स्टार्ट करता हूँ, तो फॉर्म स्टार्ट करने का मतलब यू आर एंटरिंग इनटू बिजनेस। और ऐसा भी हो सकता है आपका फॉर्म चलेगा ना चले, दोनों पॉसिबिलिटीज है। आपने कहा नहीं मैं फॉर्म स्टार्ट करता हूँ, इट्स ओके, रिस्क है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो मैं लूंगा। और आपने क्या किया, फॉर्म स्टैब्लिश किया। एक सीए फॉर्म को स्टैब्लिश करने में कितना खर्च, ऑन एंड अराउंड 4 लाख 5 लाख, बहुत बहुत अच्छा अमाउंट है। आप रेंट पे मान लो आपने ऑफिस ले लिया, आपने 2 3 4 स्टाफ हायर कर लिए, कुछ कंप्यूटर्स खरीदने हैं, और तो मशीन तो खरीदना नहीं, प्रोडक्शन तो होना नहीं है, सर्विस है, और 1 2 सॉफ्टवेयर खरीदना होगा आपको, काम शुरू। और ऑफिस का इंटीरियर वगैरह अच्छे से कराते हो तो 1 लाख 2 लाख रुपए और जोड़ दो उसमें। 1 साल चलाने के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है। एज अ सीए मैं जितना टाइम अपने फर्म को दे रहा हूँ, इतना टाइम अगर मैं जॉब में दे दूँ तो इससे मैं कई गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो हमने कल भी सीखा था, इफ देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ से ज़्यादा रिटर्न हो सकता है हम डिसीजन ले लें। आप स्ट्रगल करने के मूड में नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जितना आसान था आपके लिए एंटर करना, उतना ही आसान है आपके लिए एग्जिट करना। क्यों क्यों आसान है? कितना आपका स्टेक पे लगा हुआ है? 10 लाख। और 10 लाख रुपए छोड़ के निकलना इंडस्ट्री से, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे से डील में आदमी का 10 लाख का नुकसान हो जाता है। इन्फ्लेशन आपको पता ही है, पैसे का वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आपका 10 लाख रुपये था, आपने इन्वेस्ट किया और आप बाहर निकल गए। मान लो आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको कम से कम 2 प्लेन चाहिए, कम से कम। मान लो आप दिल्ली टू मुंबई का फ्लाइट देते हैं, तो एक इधर से जाएगा एक उधर से आएगा, इस तरह करके आपको कम से कम 2 प्लेन लेना होगा। उसके बाद हैंगर आपको किराए पे चाहिए होगा, क्रू चाहिए होगा, पायलट्स चाहिए होंगे, फिर आपको ग्राउंड क्रू चाहिए होगा, जो बोर्ड कराते हैं, जो टिकट बनाते हैं, वगैरह वगैरह। सब कुछ अगर जोड़ने में बैठ जाओगे तो यू विल सी दैट दे आर करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। तो एविएशन इंडस्ट्री में आप एक बार चले गए, मान लो आपने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, तो 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप वहां से निकलना चाहोगे तो इतना आसान नहीं होगा। आपका इतना सारा स्टेक रहेगा कि आप इजीली बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उससे एग्जिट करना बहुत मुश्किल होगा। तो हर एक इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री का नेचर, उसके आधार पे इंडस्ट्री में 2 तरह के बैरियर्स होते हैं, एंट्री बैरियर एंड एग्जिट बैरियर। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी इंडस्ट्री में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एग्जिट बैरियर हाई होता है, तो हम जाते ही नहीं। हम कहते हैं यार जाने का मतलब है फंसना, मैंने इतना सारा पैसा लगा दूंगा फिर मैं वहां से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। तो वो भी रेगुलेट कर देता है इंडस्ट्री की कॉम्पिटिशन को। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री को अगर रोकना है तो आपको यहाँ चाहिए एंट्री बैरियर। क्या चाहिए? एंट्री बैरियर। और ये जो एंट्री बैरियर है ना, ये एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए। तो हमने कहा जी एंट्री बैरियर्स यहाँ होते हैं। कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं जो इंडस्ट्री क्रिएट करता है, और एंट्री बैरियर गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी हो सकता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड से। जैसे डिफेंस है, डिफेंस में गवर्नमेंट हर एक प्लेयर को काम करना अलाउ नहीं करती, वरना सब बंदूक बनाना शुरू कर देते। ऐसा तो नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। सो देयर आर लॉट ऑफ एंट्री बैरियर्स जिसके बारे में आपको पढ़ना है। कुछ की हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा फर्स्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप जानते हैं कि अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में फर्म्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बात तो समझ गए, कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एंटरिंग इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ एंटरिंग इंडस्ट्री। सेकेंड, स्विचिंग कॉस्ट। अब जरा सोचो स्विचिंग कॉस्ट को हम कैसे देख सकते हैं। जियो लॉन्च हुआ, फ्री में लॉन्च हुआ, मैं आज भी वोडाफोन यूज करता हूँ। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग थे होंगे जिन्होंने जियो का, एक फोन नंबर है ऑलरेडी एयरटेल का मान लो, तो फिर उसके साथ जियो ले लिया। वोडाफोन है तो उसके साथ जियो ले लिया। मैंने जियो लिया ही नहीं ना। व्हाट इज द रीजन?
तो मेरे पास एक ही फ़ोन नंबर है जो मेरे पास तकरीबन 15 साल से है, बहुत पुराना नंबर है, और मैं उसी को कंटिन्यू मैंने किया। मुझे मुझे सलाह भी दी गई कि जियो पे शिफ्ट हो जाओ फ्री में, मैं नहीं शिफ्ट हुआ। क्यों नहीं पोर्ट किया मैंने अपना नंबर? क्योंकि मैंने कहा इसमें बहुत झंझट है, और आई हैड टू गो टू द शॉप, मेरे को जाना पड़ता ना, और वहाँ जाके उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता। तो मेरे को लगा यार इतना टाइम कहाँ से निकाल पाऊंगा। दैट वाज द वन फैक्टर। अनदर फैक्टर वाज कि आई वाज कंफर्टेबल विद माय नेटवर्क, मेरे को लगा ठीक ठाक काम चल रहा है, क्या दिक्कत है, एंड आई डिडंट शिफ्ट। तो मेरे लिए स्विचिंग कॉस्ट क्या था पता है? मैं क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? अगर वो मेरे ऑफिस में आके मेरे से पेपर लेके पोर्ट करा देते तो मैं करवा लेता, पक्का करा लेता, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? बिकॉज टाइम वॉज इन्वॉल्व, मेरे को जाना पड़ता उसकी शोरूम, तभी वो पोर्ट हो पाता। क्योंकि आप फ़ोन पे सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने आपको जाना पड़ता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के चक्कर में मैंने पोर्ट नहीं किया। सो व्हाट वाज दैट? स्विचिंग कॉस्ट। अगर नई फर्म कोई आए इंडस्ट्री में, तो हम जिस फर्म से ऑलरेडी सर्विस या प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको छोड़ के हम नए फर्म पे जाएंगे, इससे अगर आपने रोक दिया, ये बीच वाले फर्म ने अगर इस चीज को रोक दिया, तो फिर नई एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट कहाँ? आप कहोगे कि सर ये जो राइवल है, ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसके प्रोडक्ट को छोड़ के कस्टमर न्यू एंट्री के प्रोडक्ट को ना खरीदे, इसके लिए राइवल को अपना स्विचिंग कॉस्ट क्या रखना होगा? हाई रखना होगा। अपना स्विचिंग कॉस्ट हाई रखना होगा। अगर इनका स्विचिंग कॉस्ट हाई है, यूजुअली कस्टमर्स प्रोडक्ट स्विच नहीं करते। थर्ड, देखो हम कहते हैं क्या कि आपको मैंने बताया था रिलायंस का प्लान क्या था, और रिलायंस को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बहुत पहले से पता होती है। रिलायंस इज अ काइंड ऑफ एग्रेसिव कंपनी, और एग्रेसिव कंपनी सिनेरियो एनालिसिस बहुत करते हैं। अब तो आप जानते हो ना सिनेरियो एनालिसिस, दे ऑलवेज हैव कंटिजेंट सेट ऑफ एक्शंस। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अनऑफिशियली कोट कर रहा हूँ मैं, लिखना मत कहीं, they know about the government policy, what is proposed in fact in the mind of prime minister, तो उसके बारे में भी जानते हैं। और यही रीज़न है कि अगर आप मैं आपसे पूछूं कि अभी जो न्यू पॉलिसीज बन रही हैं, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अर्न कौन करने वाला है, तो द आंसर इज जियो। क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज आ रही हैं, सारी पॉलिसीज ऑनलाइन है, वो सारी पॉलिसी डिजिटली कराना चाहते हैं। पेपर वर्क को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किसका मोबाइल सेट यूज़ हो रहा है? जियो का मोबाइल सेट यूज़ हो रहा है। और हमने इस पर भी डिस्कशन किया था कि जियो ने सिम फ्री क्यों किया था, क्योंकि उन्हें सेल बेचना था, तो उन्होंने मोबाइल बेच लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जियो आया, जियो ने सिम फ्री कर दिया, मोबाइल बेच लिया, आईफोन की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? क्यों? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। हम कहते हैं सर आईफोन बहुत ही हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जिसने आईफोन खरीदना है उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। आप उसे फ्री में भी दे दोगे कोई सेट, तो वो प्रेफर नहीं करेगा। वो आईफोन का कस्टमर है, वो लॉयल कस्टमर है। और आपको कस्टमर लॉयल्टी तब मिलती है जब आपके प्रोडक्ट हाईली डिफरेंशिएटेड हो, और आईफोन इस कैटेगरी में आता है, नो डाउट। इसीलिए हम कहते हैं जियो आ जाए या कोई और कंपनी फ़ोन लॉन्च कर दे, जो आईफोन का मार्केट है वो है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? तो बताओ, प्रोडक्ट अगर हाईली डिफरेंशिएटेड है इंडस्ट्री में, तो न्यू एंट्री के लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। न्यू एंट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसको भी मेंशन करो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर 4, ठीक है। एक अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट तो नहीं, इस अटेम्प्ट तो थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। एक अटेम्प्ट में यूजुअली जो पेन ड्राइव है मेरा, उसकी जो टोटल सेल है वो तकरीबन 1,500 से 2,000 की होती है। 2000, कभी प्लस कभी माइनस। तो 2000 पेन ड्राइव की सेल है। पेन ड्राइव से पहले की बात बताता हूँ। और तकरीबन 50 वर्चुअल सेंटर हैं जो वे टू पिनाकल के चल रहे हैं। तो 50 वर्चुअल सेंटर में ऑलमोस्ट सब पे बैचेस बनते हैं, कहीं 15 बच्चे, कहीं 10 बच्चे, छोटे छोटे शहर हैं।
एक ऐसा सिटी है इंडिया का, एक नहीं है इनफैक्ट 3 ऐसे सिटी है, मैं एक के बारे में आपको बता रहा हूँ, जहां का कोई भी इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइज लेने को तैयार नहीं था। तो हमने सारे इंस्टीट्यूट को ईमेल करवाया कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अगर आप सुमित परासर को जानते हैं तो ले लीजिए फ्रेंचाइज। और वो मना करते गए। और वो एक ऐसा सिटी है जहां मैं था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। और ऐसा बड़ा रेयर है, ऐसा मेरे को कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ बच्चे नहीं है और नहीं पढ़ रहे हैं आज की डेट में भी। तो आई वॉज कि मैं कैसे जाऊँ इसमें। एंड तो एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, आई वॉज नॉट एबल टू एंटर इन टू सम मार्केट। अब इसको हम थोड़ा सा छोटे स्केल पे लेके आते हैं और इसको हम मार्केट मान लेते हैं। मान लो मैं क्या था, न्यू एंट्रेंट उस शहर के लिए, और उस शहर में मेरे को एंट्री नहीं मिल रही थी। क्यों? बिकॉज आई हैड नो एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस नहीं था। और जब तक मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस नहीं था तब तक मैं उस शहर में बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। बच्चे यूजुअली सेंटर्स पे जाते थे और किसी भी सेंटर पे मैं नहीं था। व्हेन आई लॉन्च द पेन ड्राइव क्लासेस, तो पहले ही अटेम्प्ट पे, जिस सेंटर में मैंने पेन ड्राइव लॉन्च किया था, पहले ही अटेम्प्ट में मोर देन 75 बुकिंग्स थी उसी शहर से। नाउ सी दिस, आई रीच देम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर ये भी होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपको अपने राइवल का लॉन्च फेल करना है, न्यू एंट्रेंट का, एक काम करो, सारे विंडो हायर कर लो। मान लो दिल्ली में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है कोई, तो आप दिल्ली के जितने बड़े मॉल्स हैं, सारे बड़े मॉल्स के जो विंडो शॉपिंग का जो स्पेस होता है वो दिया जाता है रेंट पे। अब विंडो शॉपिंग के स्पेस को हायर कर लो, आप होर्डिंग हायर कर लो। ऐसा करते हैं कॉम्पिटिटर। बस आपको पता चलना चाहिए लॉन्चिंग डेट। इसलिए याद रखना, लॉन्चिंग डेट कभी कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती, कभी डिस्क्लोज नहीं करती। क्यों नहीं डिस्क्लोज करती? क्योंकि आप उसका लॉन्च ही फेल करा दोगे। उसने दिल्ली में लॉन्च करना है, 10 तारीख को लॉन्च करना है, 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक सारे होर्डिंग आपने हायर कर लिए, वो लॉन्च कैसे करेगा? लॉन्च करने के लिए क्या करना होगा? एडवर्टाइज करना होगा। एडवर्टाइज करने के लिए स्पेस ही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन, जहां हम अपने राइवल को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के एक्सेस से क्या कर दें, रोक दें। और अगर हमने रोक दिया तो क्या बन जाएगा? बैरियर बन जाएगा। इसे कहते हैं एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। समझते चलना सब, बहुत इजी है। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 4। नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4। ठीक है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स हैं, बहुत सारे ज्वेलरी ब्रांड्स हैं। एक ब्रांड आया और रातों रात इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड में से एक बन गया। उस ब्रांड का नाम है तनिष्क। क्या ऐसा रीजन था कि तनिष्क का इंट्रोडक्शन फेज बहुत छोटा था? और तनिष्क ने बहुत, क्योंकि तनिष्क तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में न्यू एंट्रेंट था। न्यू एंट्रेंट होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? बहुत तेजी से मार्केट को कैप्चर कर लिया। क्या कारण है इसका? इसके पीछे एक ही कारण है कि वो जो लिखा होता है ना, तनिष्क अ वेंचर ऑफ टाटा, दैट इज द पावर। क्योंकि आप एक बात याद रखना, आप किसी लोकल ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं या किसी अच्छे ब्रांड पे भी जाते हैं तो भी आपके दिमाग में डाउट रहता है असली है या नकली है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, तनिष्क के स्टोर में आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आएगा। बिकॉज टाटा का ट्रस्ट क्या है? बहुत स्ट्रांग है। टाटा का कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमें ठगा नहीं जा रहा है, ये मान के चलते हैं। रिलायंस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलायंस का इमेज कुछ और है। तो कंपनी का काम करने का क्या तरीका था, इससे उसका इमेज क्रिएट होता है। टाटा हमेशा से ट्रस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और यही रीज़न था कि तनिष्क देखते ही देखते क्या हुआ, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। इसे कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी आए जिसके पास ब्रांड आइडेंटिटी हो, जियो के साथ भी यही हुआ था। जियो किसका था? रिलायंस का। तो उसको ब्रांड बताने की जरूरत कस्टमर्स को नहीं थी। कस्टमर क्विकली क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ब्रांड के साथ। तो अगर अगर न्यू एंट्रेंट की ब्रांड आइडेंटिटी है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा? बहुत ह्यूज प्रेशर क्रिएट करेगा आपके इंडस्ट्री में। इसे हम कह सकते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। अब एक लास्ट देख लो, 6। ठीक है। अगर मान लो कोई न्यू एंट्रेंट आता है मार्केट में, और जैसे ही न्यू एंट्रेंट इस मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचता है या कोशिश करता है,
उसी समय जितने भी राइवल थे सब ने एक तरफ से अपने प्राइस को कम कर दिया और सब ने अपने एडवर्टीजमेंट बजट को बढ़ा दिया। आप बोलोगे सर ये सब में ऐसा, सब में मतलब सब एक तरह से कैसे सोच सकते हैं? आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे तो आप राइवल अट्रैक्ट करोगे, और अगर आपने इंट्रेंट को अट्रैक्ट किया तो कंपटीशन और इंटेंस होगा। तो आपको एक डायरेक्शन में काम करना होता है इंडस्ट्री का। इसलिए हमेशा याद रखना कि इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंट्री बैरियर को क्या करे, स्ट्रॉन्ग रखे, ताकि जल्दी न्यू एंट्रेंट ना आए। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि न्यू एंट्रेंट को एग्रेसिवली रिटेलिएट किया जाए। जैसे मान लो यहाँ के 10 फर्म है, 10 फर्म ने कहा कि नहीं हम उसको आने ही नहीं देंगे या हम उसको फेल करा देंगे, और इन्होंने क्या किया, सबने 10% 15% का डिस्काउंट दे दिया। और आप तो जानते हो न्यू एंट्रेंट के पास कभी भी एफिशिएंसी हाई नहीं हो सकती, तो वो क्या होगा, फेल होगा। जैसे जियो का रिटेलिएशन नहीं हुआ, जियो का एग्रेसिव रिटेलिएशन नहीं हुआ, क्योंकि एयरटेल जो था वो अपनी बात पे टिका रहा। उसने थोड़ा बहुत अपना प्राइस फ्लक्चुएट किया, बोला कि नहीं हम तो लड़ेंगे, लेकिन बाकी फर्म्स उसमें सस्टेन नहीं कर पाए। अब सवाल उठता है सर जियो को उन्होंने एग्रेसिवली रिटेलिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि जियो के पास बहुत रिसोर्स है, ये सब जानता है। वो रिटेलिएट करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, पता चलता सारी कंपनी क्या हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती। इसलिए उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। बट जरा ऐसा सिचुएशन सोचो जहां ये सब मिलके न्यू एंट्रेंट को आने से रोकने की कोशिश करें, तो क्या नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा। और वो क्या बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा। इसको कहते हैं एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय existing forms. Aggressive retaliation by existing forms. उनकी भी, और जो न्यू एंट्रेंट है उनकी भी एंट्री बैरियर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर नहीं, लोग जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ, इसका मतलब आप कह रहे हो कि न्यू एंट्रेंट के ब्रांड आइडेंटिटी वीक है, तो फिर एग्जिट बैरियर हाई होगा, उसको बेचना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग कनेक्ट जल्दी नहीं करेंगे। कितने फैक्टर्स हो गए? 6 फैक्टर। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। इसे गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है इंडस्ट्री को। हमें नहीं करना, हमें 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्विचिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड आइडेंटिटी एंड एग्रेसिव रिटेलिएशन। ठीक है, ये है आपके क्या, एंट्री बैरियर्स। इसमें से किसी पॉइंट में डाउट हो तो पूछो फटाफट। इजी है वैसे, क्लियर है सबको? आ जाइए। अगर मान लो ये एंट्री बैरियर्स थे, अगर मान लो इन एंट्री बैरियर्स को क्रॉस करके कोई न्यू एंट्रेंट जाता है इंडस्ट्री में, तो न्यू एंट्रेंट किस तरह के प्रेशर्स एक्सरसाइज कर सकता है? किस तरह के प्रेशर्स, मतलब क्या परेशानी है न्यू एंट्रेंट के आने से? हम कहते आने दो, तो क्या उससे कुछ प्रेशर आएगा क्या हम पे? जवाब है हाँ, प्रेशर आएगा। किस तरह के प्रेशर्स आएंगे, जरा इसको समझो। तो हम कहते हैं ऐसा हो सकता है कि जो न्यू एंट्रेंट हो वो बिग साइज फर्म हो, बड़ी फर्म हो। बिग साइज फर्म का मतलब मोर रिसोर्स का मतलब मोर पावरफुल, तो वो आपको परेशान कर देगा। तो अगर बिग साइज फर्म अगर है तो दैट विल हिट यू हार्ड, है ना। सेकेंड, लो कॉस्ट। अगर मान लो फर्म है, फर्म के पास लो कॉस्ट एडवांटेज ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, वो आपके लिए कंपटीशन को बढ़ा देगा। थर्ड, देखो बिग बाजार जैसे स्टोर आए, और हमारा अपनी दुकान हुआ करती थी पहले, किराना सिस्टम। तो किराना सिस्टम में को बिग बाजार जैसे स्टोर ने क्यों रिप्लेस कर दिया, कौन बताएगा? एक बात तो मानते हो रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट, एक बात तो मानते हो ना रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट, 100% तो नहीं बट हाँ बहुत हद तक। कुछ लेके गया बिग बास्केट जैसी कंपनी, ऑनलाइन वाले, और जो यूजुअली लोग अगर जाते हैं शॉपिंग करने तो लोग मॉल प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ किराना। हाँ जी बताओ। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी तो सेम होगा ना दोनों का। प्राइस, गुड, प्राइस मतलब डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं वो, प्राइस प्राइस मान के चलते हैं, प्राइस एंड डिस्काउंट। हाँ हाँ, वही हुआ
कि प्राइस का कम होना, डिस्काउंट मिलना और रेंज ऑफ प्रोडक्ट का ज़्यादा होना, बेटर एम्बियंस एज वेल। अच्छा लगता है जब आप ऐसे स्टोर में जाओगे खरीदने और आपको राशन की दुकान के बाहर का ये मतलब धक्का मुक्की अगर आप याद करोगे, कंपेरेटिवली अच्छा लगता है। एम्बियंस इज ऑल्सो फैक्टर। सो एक्चुअली क्या हुआ, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर न्यू एंट्रेंट, अगर जो नए प्लेयर्स हैं, अगर ये न्यू एंट्रेंट बहुत हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट लेके आए तो हमारे लिए क्या करेगा, परेशानी खड़ी करेगा। यस और नो? ऐसे ही तो बिग बाजार ने परेशान किया किराना स्टोर को, बिकॉज दे हैव ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट, उनके पास बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स में ये जो नए फॉर्म्स हैं, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, प्रेशर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन प्रेशर्स को आपको समझना होगा, इसे कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। तो दो एस्पेक्ट याद रखना है, एक न्यू एंट्री से प्रेशर एक्सरसाइज होगा और दूसरा न्यू एंट्री को रोकने के लिए क्या होता है, एंट्री बैरियर होता है। बायर से प्रेशर आएगा बार्गेनिंग पावर का, बार्गेनिंग पावर को रोकने के लिए स्विचिंग कॉस्ट होता है। सप्लायर से प्रेशर आएगा बार्गेनिंग पावर का, उसको रोकने के लिए स्विचिंग कॉस्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब देखना थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, याद है किसी को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किसको कहते हैं? कौन सा प्रोडक्ट जो सेम नीड को फुलफिल करे लेकिन कहां से हो, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हो, है ना, उसी को हमने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अच्छा जरा गौर करो कि आप मेन प्रोडक्ट को छोड़ के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? मान लो आप दोस्तों के साथ पार्टी देने गए, आपने कहा चलो कॉफी पिलाता हूँ सबको, आज क्रिसमस है। हम कहाँ जा सकते हैं कॉफी पीने? सीसीडी में तो आएंगे नहीं हम लोग, पता चलेगा रोड पे चेयर लगा रखा है उन्होंने, है ना, 4 घंटे में कॉफी बना के पिला रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, आप जब रेस्टोरेंट गए, आपने मेनू मंगाया तो आपने देखा कि जो एक कप कॉफी की जो प्राइसिंग थी उस पर, दैट वाज, आप 10 लोग थे, उस पर लिखा हुआ था 200 रुपीज़ पर कप। आपने कहा 200 × 10, चार्टर अकाउंटेंट हो आपने कहा, अच्छा यार वाट लग गई। फिर आप मेनू देख ही रहे थे कि तो कॉफी के ठीक नीचे था चाय, 10 रुपये कप। अब आप, अब आपके दिमाग में षड्यंत्र होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं यार ये फंसने वाली बात है, 200 रुपये का कॉफी, एक काम करते हैं चाय। आप बोलते हैं दोस्तों को यार आज का जो मौसम है, ये मौसम चाय चाय पीने लायक है, कॉफी में मजा नहीं आएगा, एक काम करते हैं चाय ऑर्डर करते हैं। नाउ यू टुक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट, प्राइस। आपने किस आधार पर डिसीजन लिया? प्राइस के आधार पर डिसीजन लिया। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपको कई तरह से प्रेशर एक्सरसाइज करेगा, कई तरह से प्रेशर एक्सरसाइज करेगा। वन ऑफ द प्रेशर इज प्राइस। एक बड़ा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है मेरा, आपने निश्चित रूप से आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। पहले कुछ साल पहले तक इनफैक्ट हमारे घर में टॉर्च हुआ करता था, है ना, लेकिन आज के डेट में हमारे घर में टॉर्च नहीं है। टॉर्च को किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल। तो समटाइम्स समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए या कम खर्चे में अगर हमारा काम चले, तो उस कंडीशन में हम मेन प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। और बड़ा बहुत ही अजीब बात है कि टॉर्च कहाँ मोबाइल फ़ोन। टॉर्च को किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया। और दोनों सेम नीड को फुलफिल कर रहा है, लेकिन सेक्टर क्या है, अलग अलग सेक्टर है। कैमरा, कैमरा को भी किसने रिप्लेस किया? मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया। अगेन वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एक दूसरे के कहलाएंगे। कैमरा का सब्स्टिट्यूट कौन निकला? मोबाइल फ़ोन। एडवांस टेक्नोलॉजी भी कभी कभी रीजन हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। समटाइम्स हम इसीलिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि मेन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता। अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी भी एक मुद्दा हो सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपके प्रोडक्ट के बजाय कौन बिकेगा? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बिकेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यूजफुल लाइफ कह सकते हो आप, कितना लंबा चलता है, एंड सो ऑन। देयर मे बी मेनी फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच हम प्रेशर्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। और लाइकवाइज प्रेशर एक्सरसाइज कहाँ से होता है? राइवलरी से, है ना। राइवलरी मतलब फर्म के आपस का झगड़ा। अच्छा राइवलरी में क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सर दो बेसिक आधार हैं,
एक है कॉस्ट का, एक है डिफरेंशिएशन का। तो ये लोग आपस में कैसे लड़ेंगे राइवलरी में? मार्केटिंग के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, कॉस्ट के आधार पे, दे विल बी फाइटिंग विद ईच अदर, जो अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल तो हम 4 फैक्टर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। कौन कौन सा हो गया? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड राइवलरी अमंग फर्म। ये पांचों फैक्टर मिलके क्या बनाता है? आपका कंपटीशन। राइवलरी में भी कई तरह के क्या होते हैं? प्रेशर्स होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि ये एनालिसिस होता कैसे है ना? जरा गौर करना कि टोटल कितने हैं आपके पास? फोर्स 5, और हर एक फोर्स एक्सरसाइज कर रहा है क्या? प्रेशर। आपको ये देखना है, आप जिस इंडस्ट्री में भी 5 फोर्सेस एनालिसिस करते हैं, आपको ये देखना होता है कि जो उस इंडस्ट्री का ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं। ये बेसिक आइडिया होता है। तो अगर अगर आपको ये लगता है आफ्टर एनालिसिस कि नहीं, कंपटीशन बहुत इंटेंस है, तो हो सकता है आप कंक्लूड करो कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। कल आपको याद है डाइवेस्टमेंट हमने किया था व्हेन द कंपटीशन वाज हाइपर कॉम्पिटिटिव। हमने कहा हाइपर कंपटीशन है तो शायद हमसे बिजनेस में हमें फायदा नहीं होगा, तो हमने डाइवेस्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, पता कैसे चला? द आंसर इज 5 फोर्सेस एनालिसिस। तो जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो कैसे करते हैं? तो इस एनालिसिस को करने का 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप हम कर चुके हैं। क्या है पहला स्टेप? सुनो। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हर एक फोर्स से एसोसिएटेड प्रेशर कौन कौन सा है। मतलब हो सकता है कहीं बिग साइज फर्म हो सकता है कहीं लो कॉस्ट हो सकता है कहीं रेंज ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है कहीं तीनों हो। लाइकवाइज बायर के बार्गेनिंग पावर वाले फैक्टर्स याद है आपको? तो बार्गेनिंग पावर कितना स्ट्रांग है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फोर्स जो है वो किस तरह का प्रेशर एक्सरसाइज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट? प्रेशर। ठीक है। प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के बाद, पांचों फोर्सेस के प्रेशर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या होगा? वैरी करेगा। यस और नो? यस। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हर एक प्रेशर के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर ब्रांड आइडेंटिटी एक प्रेशर है तो कितना स्ट्रांग है, अगर लो कॉस्ट एक प्रेशर है तो कितना स्ट्रांग है। हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे इंडिविजुअल प्रेशर्स का। एंड वंस वी डिड इट, अब हम क्या करते हैं, चले जाते हैं कुमुलेटिव पे। आपको याद है मैंने कहा था इन द केस ऑफ जी मैकिन्से मैट्रिक्स कि जी मैकिन्से के 2 डायमेंशन को डिसाइड करने के लिए हमने मल्टीपल फैक्टर को कंसीडर किया था। वहां हमने कहा था वेटेड कॉस्ट मेथड का हम वेटेड एवरेज मेथड का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना? एग्जैक्टली इसमें भी ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, जितने भी प्रेशर्स थे जिसका आपने स्ट्रेंथ डिटरमाइन किया, उसको कुछ वैल्यूज असाइन किए जाएंगे और फिर ये देखा जाएगा कि टोटल कुमुलेटिव प्रेशर क्या है, कितने फोर्सेस का? पांचों फोर्सेस का। और ये पांचों फोर्सेस का जो टोटल प्रेशर बन रहा है, ये टोटल प्रेशर जो है, ये जो इस एनवायरमेंट को क्रिएट कर रहा है, वो एनवायरमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मतलब अगर इंटायर 5 फोर्सेस को कंक्लूड करोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पे जाके खत्म हो जाता है। ये हमें बता देता है कि इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए कंसर्न हो सकते हैं। तो 3 स्टेप में ये एनालिसिस की जाती है। पहला, क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रेशर्स को। दूसरा, हर एक प्रेशर के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। और तीसरे में ये देख लेना है कि टोटल एनवायरमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दिस इज व्हाट द 5 फोर्सेस इज। तो हम क्या करेंगे, पहले से आपने ये नोट कर लिया होगा ना, एंट्रेंट और सब्स्टिट्यूट वाला। बाकी तो आप ऑलरेडी पहले कर चुके थे। राइवल वाला मैं इस डायग्राम पे लिखूंगा नहीं, डायग्राम खराब हो जाएगा अपना, उसको हम सेपरेटली देख लेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ, या एक स्टेटमेंट मैं रिपीट करूंगा जो हमने पहले भी लिखा हुआ है। आपको याद है हमने क्या कहा था? कॉम्पिटिटिव प्रेशर में वैरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट द वे इट फंक्शंस इज ऑलवेज सेम। सो 5 फोर्सेस कैन बी यूज्ड फॉर एनी इंडस्ट्री, है ना? उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। आ जाना।